सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, and thank you for inviting me to your channel. थैंक यू सर, शुक्रिया आप आए। दरअसल ईरान और इज़राइल के बीच टेंशन बढ़ने लगी है और कल जिस प्रकार से ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी और उसके बाद इज़राइल के अंदर कहें तो जितना नुकसान की उम्मीद की जा रही थी उतना तो नहीं हुआ। अब ना जाने ईरान सच बोल रहा है कि इज़राइल सच बोल रहा है, ये तो शायद आप पिक्चर क्लियर कर पाएँगे। लेकिन क्या ये जंग अब मिडल ईस्ट में फैल सकती है? क्योंकि जिस प्रकार से नेतन्याहू ने कहा कि वक़्त आने पर जवाब ज़रूर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि जवाब मत देना, अगर जवाब दिया तो फिर हम और कड़ा जवाब देंगे। कैसे देखते हैं सर मौजूदा हालात को? बहुत अच्छा आपका ओपनिंग आपने नैरेटिव दिया और आपका सवाल अभी हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि ये जंग दो देशों के बीच में है और जी, अभी कोई इसमें नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है कि अभी तक हम देख रहे थे कि इजराइल हमास के साथ जूझ रहा था और हजबुल्ला के साथ। ये जी, दोनों नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। बकायदा ईरान के प्रॉप किए हुए एक्टर्स हैं ये। एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनका और उनका ऑक्टोपस का हिस्सा है। तो जी। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि अभी जो लड़ाई है उसका फोकस शिफ्ट होगा वॉर बिटवीन टू नेशंस। और ओके, जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उसके डायनेमिक्स बदल जाते हैं। और क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि कुछ दायरे के बीच में लड़ाई होती है फिर ओके सर। और उसमें यूनाइटेड नेशंस भी आपका प्ले करेगा एक पार्ट और बाकी ताकतें भी डायरेक्टली सपोर्ट में आ सकती हैं। अब देखिए हजबुल्ला को कोई भी देश डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और जी, 60 कंट्रीज ने उसको उसको रिकॉग्नाइज किया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी उसकी डायरेक्टली मदद पे नहीं आएगा ईरान के अलावा। तो अगर हम इस हमले को ईरान के सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन को दो पार्ट्स में इसको आंसर करूंगा। पहले ईरान का जो हमला हुआ है वो क्या इजराइल के ऊपर नुकसान हुआ है और दूसरा इजराइल का जो क्या रिएक्शन आ सकता है। और जी, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि अगर इजराइल वापसी वार करता है तो ईरान के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स रह जाते हैं इस जी। लड़ाई को रोकने के लिए या आगे ले जाने के। तो पहले पार्ट में अगर हम अपना फोकस करें कि ये जो 181 मिसाइल्स का नंबर है, एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि 181 क्यों मिसाइल्स फायर हुई थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जी, गूगल में इसको 181 फिगर के बारे में पता चला। इसको एंजल फिगर बोलते हैं ओके, और इसका मतलब है सक्सेस। बिकॉज अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो नंबर 1 और नंबर 8 जो नंबर होते हैं वो काफी एनर्जी के होते हैं। और अगर ओके, 181 की सिग्निफिकेंस हम देखें तो इसका मतलब है सक्सेस। तो ठीक है। इसको मैं नहीं आई मीन आई डोंट नो कि ईरान भी ये बिलीव करके उसने 181 किए या अकस्मात ये 181 नंबर था। ओके, अपने दर्शकों के लिए एक जो मैंने बता एक दीजिए। इसको इनपुट आई थॉट आई विल गिव इट। तो ये जितनी भी अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो अप्रैल में ईरान ने अटैक किया था। जी, 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 जी। और अप्रैल में ईरान ने 300 तकरीबन 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स का फायर किया। तो अभी हम देखते हैं कि जिस टाइप की मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल करी है अभी बॉम्ब डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हम बोलते हैं बीडीए रिपोर्ट जी, वो 48 घंटे में हमको मिल जाएगी कि किस टाइप की मिसाइल्स फायर की थी। पर जो अनुमान हम लगा रहे हैं इट्स अ मिक्स ऑफ सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। ओके, तो सुपरसोनिक का ये मतलब है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से
लेस देन 5 times द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज जी 5K एंड बिलो। और जो हाइपरसोनिक है वो आपकी 6K एंड 5K एंड अबव। तो अभी ईरान के पास मिसाइल है जो 6 K की स्पीड की है, तो वो उसको बुलाते हैं कि वो हाइपरसोनिक है। और हाइपरसोनिक का इसका ये मतलब है कि उसका जो री एंट्री होती है जब वो एक्सोस्फीयर से अंदर आती है, जो उसकी ग्लाइड एक व्हीकल होती है उसके साथ, वो जी डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो वीडियोस में दिख रहा है, जो जी हम अनुमान लगा सकते हैं वीडियोस के थ्रू, के तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अगर आपकी एक 180 फायर हुई है, तो 20 से 25% मिसाइल्स ने अपना वहां पे टारगेट को हिट मारा किया। है, ओके जहां पे टारगेट था। अब ये जितनी भी मिसाइल्स होती हैं, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली नहीं होती है। हमको समझना जी पड़ेगा कि 300 मीटर का इनका दायरा होता है, जी टारगेट से 300 मीटर लेफ्ट या राइट। और वो अगर हम 300 मीटर को कन्वर्ट फीट में करें तो 1000 फीट होता है। जी तो तकरीबन आप इसको मान के चलिए कि आधे किलोमीटर के इसको दायरे में ये आपकी इफेक्टिव होती हैं। तो जो इजराइल से रिपोर्ट्स आ रही है, कोई मेजर लॉसेस वहां नहीं पे नहीं हुए हैं। और जो ईरान रिपोर्ट बोल रहा है कि जो नेमटिन एयरबेस है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, और 18 से 20 F-35 जो विमान है वो हमने नष्ट किए। जी अभी इस रिपोर्ट को मानना, आई थिंक इट विल बी एग्जैजरेटेड। ओके ये जो ईरान का जो क्लेम है, हम उनके फेस वैल्यू पे नहीं मान सकते जब तक ईरान हमको इसकी वीडियो या इसका प्रूफ दे, इसको विजुअल्स में कि ये स्ट्राइक हुआ है। तो हम ये मान के अभी चलते हैं कि कोई इतना सब्सटेंशियल स्ट्राइक ईरान नहीं कर पाया। ओके दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, इसराइल का, वो जी काफी इफेक्टिव है। 90% उसकी एफिशिएंसी है। और उसके ऊपर डेविड स्लिंग आ जाता है, उसके एरो 3 आ जाता है, और उसके ऊपर आपका पेट्रोट आ जाता है जो अमेरिका का सिस्टम है। और अमेरिकन भी इसको मिसाइल को नीचे गिरा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ये एक डुअल है कि अमेरिका भी अपनी क्षमता रखता है मिसाइल्स को नीचे गिराने की। अमेरिका भी कर रहा है और इसराइल भी कर रहा है। तो हम मान के चलेंगे कि 20% से ज्यादा मिसाइल्स इसराइल में लैंड नहीं करी। और तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द मिसाइल जो लैंड करी हैं, वो या तो रोड के ऊपर गिरी है, हाईवे के ऊपर गिरी है। एक हाईवे का भी एक हमने वीडियो देखा था कि हाईवे के ऊपर एक मिसाइल अपने गिरी थी, जी या तो ओपन ग्राउंड में गिरी है। ओके क्योंकि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये टारगेट्स को सेलेक्टिवली इसको एंगेज कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई मिसाइल कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट की तरफ अगर आ रही हो तो उसको एंगेज करेगा। अगर कोई मिसाइल कोई ओपन ग्राउंड की तरफ आ रही है तो उसको छोड़ देगा। तो ठीक है इस बेसिकली इसका जो सिलेक्टिविटी है इसमें, टारगेट एक्विजिशन में, जो इनका एयर डिफेंस का सिस्टम है। तो अगर हम इसको मान के चले, ये अपना सिनेरियो हम लेके चले, तो इसराइल का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ओके दूसरा, अभी इसराइल का रिस्पॉन्स क्या होगा? जो खबर इसराइल से आ रही है, और जो डैनियल हगारी जो उनके स्पोक्स पर्सन ओके है मिलिट्री, वो उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही है कि निश्चित तौर पे इसराइल इसका रिटेलिएट करेगा, ओके उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसराइल का जो फोकस होगा अटैक का, वो ईरान के एनर्जी सेंटर्स पे होगा, पावर जनरेशन सेंटर्स पे होगा, जी आईआरजी के हेडक्वार्टर्स पे होगा, जो उनका रिपब्लिकन गार्ड है उसके हेडक्वार्टर्स पे होगा, ओके कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर्स पे होगा,
और न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स पे हो। ओके। ईरान डायरेक्ट अटैक उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे नहीं करेगा, बिकॉज ठीक है। अगर वो करता है तो एक एस्केलेशन का एक ऐसा डिग्री आ जाएगा जिससे शायद ईरान का रिस्पॉन्स और भी भयानक कड़ा। हो। तो जी। वो शायद नहीं चाहेगा कि उनके डायरेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हो, पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स पे जरूर स्ट्राइक आ सकता है कि उनकी जो काबिलियत है एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए उसको कम किया जाए। जी सर। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि इसमें इसमें यूएस कैसे इन्वॉल्व होता है। फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि यूएस इन्वॉल्व होगा, एक्सेप्ट फॉर यूजिंग इट्स रिसोर्सेज टू डिफेंड इजराइल। ओके। अगर इसराइल के ऊपर कोई अटैक आता है तो यूनाइटेड स्टेट्स उसको डिफेंड करने के लिए आगे आएगा, और आ चुका है ऑलरेडी। तो आ चुका है, वो तो दिख रहा है। और जी। आने वाले वक्त में भी, पर मुझे फिलहाल नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स इस लड़ाई में पड़ेगा। और इसका रीजन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी बेसिस हैं मिडिल जी। ईस्ट में, वो वनरेबल हो जाते हैं। तो ओके। उनके ऊपर भी मिसाइल अटैक आ सकता है ईरान की तरफ से, तो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहेगा एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें रखना। जी। राजीव जी। अब सवाल जो मैं अलग अलग आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जो अहम सवाल है कि ये जो मिसाइल अटैक हुआ, फतेह मिसाइल की बात की जा रही है कि फतेह मिसाइल का ईरान ने इस्तेमाल किया, क्या जिस प्रकार से आयरन डोम ने या अमेरिका के पैट्रियट ने या ब्रिटेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रोका, क्या और एक सिर्फ एक की मौत होना, क्या ये ईरान के मिसाइल सिस्टम के ऊपर अब सवाल खड़े नहीं करेगा कि जिसकी आप फतेह की बहुत बात किया करते थे, वो इजराइल में 180-81 मिसाइलें गिरकर सिर्फ एक आदमी को मार पाई। देखिए, आप इस मिसाइल की बात करते हैं ना, इसका अभी तक टेस्ट लॉन्च नहीं हुआ है। ओके। ये मिसाइल अभी बनी है, और ये ईरान इसको अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बोलता है, बट एक्चुअली ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल अपने पूरे फ्लाइट में आप उस मिसाइल को मैन्यूवर कर सकते हैं, और तभी वो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में जाती है। अदरवाइज बैलिस्टिक जो इसको मिसाइल होती है, उसको आपने एक बार छोड़ दिया तो वो अपने पाथ पे चलेगी, आप उसको राइट लेफ्ट नहीं कर सकते। जो ठीक। इसको हाइपरसोनिक है उसमें मैन्यूरेबल है। और जो ये फतेह वन है जो मैं पढ़ रहा था, आप इसको जब इसकी री एंट्री होती है एटमोस्फेयर में टारगेट की तरफ, आप जी। इसको उस टाइम पे ही मैनूवर कर सकते हैं, उससे पहले आप इसको मैनूवर नहीं कर सकते। तो पहली चीज, अगर आप एक पूरी डेफिनेशन या एक कैपेबिलिटी एक हाइपरसोनिक की देखते हैं, तो उसमें इसको आप जो पूरे नंबर नहीं दे सकते, 50 आउट ऑफ 100 दे सकते हो। और ओके। दूसरा ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल का साउंडिंग बोर्ड नहीं हुआ है, मींस इनको एक टेस्टिंग के थ्रू और रिगोरस टेस्टिंग के थ्रू सी थ्रू नहीं हुई है। तो ये अगर पहली बार या दूसरी बार अगर फायर हुई है, तो इसमें खामियां निकलेंगी। देखिए, कोई भी नई आपकी मिसाइल जो बनती है, वो जी। अपने फर्स्ट लॉन्च में 100% नहीं बनती है। उसमें आपको कमियां निकलती हैं, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत होती है। तो इसलिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमको ये इसके ऊपर कंक्लूजन नहीं ड्रॉन करना चाहिए कि ईरान की जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फेल हो गया है, क्योंकि ईरान के पास और भी मिसाइलें हैं जो और इस बेहतरीन है, और इस जो स्ट्राइक पे। इज़राइल पे जाकर अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसका इंतज़ार हम करेंगे। बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे अब समझना चाहता हूँ, क्योंकि इज़राइल के पीछे अमेरिका खड़ा हो जाएगा, ब्रिटेन खड़ा हो जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, नेटो आ जाएगा, लेकिन ईरान के पीछे आप किसको खड़ा देख रहे हैं सर? क्या वाक़ई में जिस प्रकार से खबरें आई कि पुतिन नेतन्याहू का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पुतिन ने एक स्पेशल एन्वॉय भेजा है ईरान के लिए, उसके बाद एक अटैक लॉन्च होता है, तो क्या पुतिन, क्योंकि वो यूक्रेन जंग में फँसे हैं, क्या चीन ईरान के पीछे खड़ा होगा? सऊदी, यूएई, कतर, ओमान जैसे देशों से तो उम्मीद करना मुश्किल है कि ईरान के पीछे खड़े होंगे। तो कौन है जो ईरान के पीछे खड़ा होगा? और क्या न्यूक्लियर पावर
मुस्लिम देशों में एक ही न्यूक्लियर पावर कंट्री है पाकिस्तान, वो कोई रोल प्ले कर सकता है सर? क्योंकि इज़राइल को वो मान्यता नहीं देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन आपका। देखिए, आज पाकिस्तान और ईरान के अच्छे रिलेशन इसलिए हैं क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्पीड अप करना चाहता है और पाकिस्तान उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तो जी, पाकिस्तान भी फूक फूक के कदम ले रहा है क्योंकि वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका की तरफ से, तो अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाए और उसका आईएमएफ लोन रुक जाए, इस टाइप की। तो पाकिस्तान अभी, मुझे अमेरिका के डर से, अगर अमेरिका का डर नहीं होता तो पाकिस्तान अभी तक कूद पड़ा होता है इस लड़ाई में, ऑलरेडी उनको हेल्प करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने उसके ऊपर अंकुश डाला हुआ है, इसलिए शायद वो अभी इसमें इसको नहीं पड़ेगा। अब बाकी देशों की अगर बात करें, हम चाइना की बात करें और रशिया की बात करें, बिकॉज यही दो देश हैं जी, जी। जो अपनी काबिलियत रखते हैं ईरान को मदद करने की। तो मुझे लगता है कि अगर यूएस डायरेक्टली इस लड़ाई में पड़ता है तो चाइना ईरान की मदद करेगा। और मदद किस प्रकार होगी? उनको इक्विपमेंट, उनको मिलिट्री, उनको मिसाइल्स, उनको टेक्नोलॉजी, उनको जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प उनको चाइना से मिल सकती है। बट ओके, इसके अलावा चाइना इस लड़ाई में नहीं अंदर आएगा। ओके, चाइना का प्रिंसिपल है विनिंग अ वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट। ओके, चाइना कभी भी कोई भी लड़ाई में डायरेक्टली नहीं पड़ता है और इस लड़ाई में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। आप रशिया की बात करें, ईरान रशिया को मदद कर रहा था, मिसाइल दे रहा था, ड्रोन्स दे रहा था, और अभी अभी इसका उल्टा हो हम सकता है। एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा रशिया के लिए, बिकॉज रशिया की अपनी लड़ाई ही नहीं उससे उससे निपट पा रहा है और रशिया के ऊपर भी काफी सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो रशिया स्पेसिफिक मदद अगर ईरान मांगे, कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट मांगे या कोई ऐसी चीज मांगे, तो जी, शायद रशिया उसकी मदद कर सकता है। बट वो अपने फूट्स ऑफ ग्राउंड लेके नहीं आएगा, इस लड़ाई में अंदर नहीं घुसेगा। और सीरिया में भी रशिया की इन्वॉल्वमेंट हमने देखा है। तो हुँ, इसको मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी देश, नॉर्थ कोरिया भी अंदर नहीं आएगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये लड़ाई आगे खींचेगी तो ईरान को अपने बलबूते पे अपने खुद ही लड़नी पड़ेगी। लड़नी पड़ेगी और ये सबसे बड़ी चुनौती ईरान के सामने होगी। लेकिन आप आए और बारीकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और समझाया मुझे और मेरे दर्शकों को कि आने वाले वक़्त में क्या कुछ ईरान और इज़राइल में हो सकता है। इसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। धन्यवाद।